जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और आज की क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 9 डिस्कस करनी है, विच इज़ रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए बेटा इसे स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बेटा आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ड्राइंग्स का बेटा मुझे मीनिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स बेटा क्या होता है बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। ड्राइंग्स का बेटा मतलब है द अमाउंट withdrawn by the partners for personal use, that is known as drawings। ये बेटा जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स कैश में ही हो, ड्राइंग्स में भी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स विदड्रॉ करता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइंग्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर फार्म से ड्राइंग करता है और फार्म उस पार्टनर से बेटा क्या लेती है, इंटरेस्ट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर डीड होना चाहिए, एज पर पार्टनरशिप डीड। अब दूसरी बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होगा। फार्म की टैक्सेबल इनकम निकालते समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बेटा जस्ट लाइक बिजनेस इनकम माना जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस इनकम ऑफ द फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा ये फॉर्म का P&L अकाउंट गिवन है आपको, और क्रेडिट साइड में बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है। मान लीजिए 20,000 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम पार्टनर एक्स। ये बेटा 20,000 का इंटरेस्ट है। तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी बेटा क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फर्म ने कौन सी साइड में दिखाया हुआ है, क्रेडिट साइड में, एज ए बिजनेस इनकम। तो ये बेटा बिल्कुल करेक्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिजनेस इनकम माना जाना चाहिए और उसे क्रेडिट साइड में शो करना चाहिए। तो अगर बेटा फर्म ने उसे क्रेडिट साइड में शो किया हुआ है और एज पर डीड है ये, हाँ जी बेटा मैं नीचे लिख देता हूँ एज पर डीड, तो उस केस में बेटा ये फुली अलाउड है, फुली अलाउड या फुली टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। ये बेटा फर्स्ट केस हो गया, केस नंबर 1। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका बेटा मैं लिख देता हूँ नो ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट इसलिए लिखा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है। लिख देता हूँ मैं एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन क्रेडिटेड। दूसरा केस बेटा क्या हो सकता है, हाँ जी बेटा दूसरा केस बेटा ये हो सकता है, सपोज कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L की क्रेडिट साइड में नहीं दिया हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर X 10,000 and partner Y 5,000 has not been credited, has not been credited to P&L अकाउंट। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अभी तक फर्म की बिजनेस इनकम कंसीडर नहीं किया गया, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फर्म की बिजनेस इनकम कंसीडर करना है। तो यहाँ पे बेटा 10,000 और 5,000 15,000 को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। यहाँ पे बेटा ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस का ट्रीटमेंट तो बेटा ये था। अब सेकंड केस में ट्रीटमेंट क्या करना है आपको। सेकंड केस में बेटा जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ एज पर P&L अकाउंट, पहले वो लिख लेंगे। सपोज करो वो बेटा 5 लाख है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 10 और 5 15,000 ऐड हो जाएगा, तो 5,15,000 पे फर्म की टैक्सेबल इनकम आएगी। ठीक है जी, तो नेट प्रॉफिट में ऐड करना है।
इसको 15,000। अगर ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है पहले से, फिर बेटा उसे ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उसको हमने ऐड किया हुआ है। चलिए, ये केस नंबर 2 हो गया। अब बेटा बात करते हैं केस नंबर 3 की। हाँ जी बेटा, केस नंबर 3 ये हो सकता है। हाँ जी बेटा, कई बार आपको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में, सपोज कीजिए बेटा इधर दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ 15% एक्स और वाई। सपोज कीजिए बेटा ये दे रखा है 12,000 और 8,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है डेबिट साइड में 20,000, और क्रेडिट साइड में बेटा दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8%, और यहाँ पर भी बेटा एक्स और वाई, एक्स का दिया हुआ है आपको सपोज कीजिए 4,000 और वाई का बेटा 3,000, तो टोटल 7,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ। तो बेटा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ बेटा एडजस्ट कर देते हैं वो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ एडजस्ट करूंगा, देखिए, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर एडजस्टेड म्यूचुअली, अगर हम उसको आपस में एडजस्ट कर दें, तो उस केस में एक्स का और वाई का बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना रह जाएगा, 12,000 में से 4,000 पे बेटा माइनस कर दिया 8,000, और वाई का बेटा क्या हो गया 8,000 माइनस 3,000 5,000। इस तरीके से बेटा अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो ये टोटली रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से बेटा ट्रीटमेंट नहीं करना, यानी कि आपने किसी भी केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं करना, ठीक है जी। तो दोनों का सेपरेट सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ है और बिल्कुल सही दिखाया हुआ है, ये 7,000 बेटा क्रेडिट साइड में आने चाहिए और शो किए हुए हैं, ये तो करेक्ट है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना शो किया हुआ है 15% के रेट, और हमें पता है 12% तक अलाउड होता है, तो 3% डिसअलाउड हो जाएगा। एक्स और वाई का 12,000 डिवाइडेड बाय 15% इंटू बेटा 3%, ये निकाल के नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और वाई का 8,000 डिवाइडेड बाय 15% इंटू 3%, तो ये तो बेटा आ जाएगा 2,400 रुपये, और ये बेटा 1,600 रुपये, ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे। तो कभी भी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों गिवन हो, तो आपने उनकी म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट म्यूचुअल एडजस्टमेंट की परमिशन नहीं देता। और एक केस बेटा और भी हो सकता है, उसको भी हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये बेटा हमारा P&L अकाउंट है, और P&L अकाउंट में यहाँ बेटा क्रेडिट साइड में दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर एक्स, सपोज कीजिए 10,000, और नीचे बेटा लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन चार्ज्ड विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी एग्रीमेंट इन द डीड। डीड के अंदर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, और फिर भी P&L की क्रेडिट साइड में शो किया हुआ है, तो इसे बेटा माइनस कर देंगे, इस 10,000 को माइनस कर दिया जाएगा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेटा परमिशन ही नहीं देता, तो उस केस में इस 10,000 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी डिडक्टेड, इसको बेटा माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम नेट प्रॉफिट। लो बेटा ये ट्रीटमेंट होगा, बताइए क्लियर है।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर बेटा सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। अब उसको एग्जाम में अगर लिखना कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लो बेटा देखो, सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम इट्स पार्टनर्स while computing the taxable income. It will be treated as business income of the firm. It will not be adjusted against interest on capital paid to partner. और लास्ट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड इफ नॉट क्रेडिटेड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L की क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाया हुआ तो उसे बेटा नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो फर्म की कैसी इनकम है, बिजनेस इनकम। तो ये बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर सारी बातें मैंने विद एग्जांपल आपको बता दी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा बात करते हैं टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर फर्म ने अपनी बिजनेस इनकम निकालते हुए अपने ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में गलत शो किया हुआ है, तो उसको करेक्ट करने के लिए या उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो बेटा कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी बेटा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में बेटा क्या कहता है, देखिए उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी बेटा, पढ़िए इसको। देखिए, सपोज क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिटेड। एक फर्म का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,40,000 रुपये क्रेडिट किया हुआ है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेटा ये कह रखा है क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। क्लोजिंग स्टॉक जो बुक्स में दिखाया हुआ है वो जितना एक्चुअल में था उससे 20% कम पे दिखाया हुआ है। तो बेटा जैसे जैसे कहता है पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले, हाँ जी बेटा, ये दिया हुआ है रॉन्ग क्लोजिंग स्टॉक, जो बुक्स के अंदर रॉन्ग क्लोजिंग स्टॉक दिखाया हुआ। लो बेटा मैं लिख देता हूँ, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बेटा रॉन्ग वैल्यू कितनी दिखाई हुई है, 2,40,000। कौन सी साइड में दिखाई हुई है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ही आता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के बेटा दो मेथड में बता देता हूँ आपको। तो पहले आप क्या करो, लेट करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को बेटा क्या लेट कर लो, ₹X। ठीक है जी। अब ये देखो क्लोजिंग स्टॉक जो है जितना एक्चुअल में होना चाहिए था, होना कितना चाहिए था X, उससे 20% कम पे दिखाया हुआ। रॉन्ग वैल्यू, हाँ जी बेटा, रॉन्ग वैल्यू कैसे आई है, रॉन्ग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से कितने परसेंट कम पे दिखाया हुआ है, 20% कम पे। लो बेटा कर दिया मैंने। तो ये हो गया x माइनस एक्स बाय 5 और इक्वल टू बेटा 2,40,000। रॉन्ग वैल्यू हमें दे रखी है 240। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके करेक्ट वैल्यू x की बेटा निकाल लेते हैं। इससे बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 3 लाख रुपए बेटा करेक्ट वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी बेटा देखिए, एक तरफ रॉन्ग वैल्यू और एक करेक्ट वैल्यू, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 रुपये बुक्स में दिखाया हुआ है, और जबकि दिखाया कितना जाना चाहिए था, ये तो बेटा वो है जो दिखाया जा चुका है, और दिखाना कितना चाहिए था, 3 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा बुक्स के अंदर 60,000 से कम दिखाया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक बेटा क्रेडिट साइड की आइटम है। क्रेडिट साइड मीन्स, क्रेडिट साइड किसकी होती है, इनकम की। P&L की जो क्रेडिट साइड होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इनकम्स को। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हमने जो इनकम है, इनकम 2,40,000 रुपये दिखानी चाहिए थी, 3 लाख रुपए दिखानी चाहिए थी, और दिखा कितनी रखी है, 240। कितने रुपए से बेटा कम दिखा रखे, 60,000। तो 60,000 रुपये से फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया होगा, ये 6 लाख रुपए फर्म का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इनकरेक्ट। ये बेटा 60,000 रुपये से क्या आया होगा, कम हो गया। गलती से ये प्रॉफिट बेटा 60,000 से क्या हो गया, कम हो गया होगा। तो इसको हमने ठीक करना है। ठीक है,
देखो बेटा दोबारा से सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू, ये करेक्ट वैल्यू है। करेक्ट वैल्यू का मतलब क्या है? जो दिखाना चाहिए था, कहाँ पर? पी एंड एल की क्रेडिट साइड। और 2,40,000 वो अमाउंट है जो दिखाया गया, जो एक्चुअल में दिखाया गया। तो बेटा कम दिखाया हुआ एक्चुअल पे, जितना दिखाना चाहिए था उससे कम दिखाया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 60,000। 60,000 पे कम दिखाए हैं। अब आप सोच के देखो, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में या पी एंड एल की क्रेडिट साइड में 60,000 पे क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो नेट प्रॉफिट पे उसका क्या असर पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बेटा 60,000 से कम आया होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाने से नेट प्रॉफिट भी 60,000 से कम आया होगा। तो उसे हमें ठीक करना है। ठीक करना है तो क्या करोगे? जो आपका नेट प्रॉफिट बेटा दे रखा है 6 लाख, इसमें क्या ऐड कर दो? हाँ जी बेटा, डिफरेंस ऐड कर दो। यहाँ पे क्या लिखोगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,000 पे। ये बेटा हमारा करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ जाएगा करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये वाला बेटा जो नेट प्रॉफिट था ये था रॉन्ग, तो इसे हमें ठीक करना था। तो 6,60,000 पे बेटा हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। एक तरीका बेटा और बता देता हूँ। जो आपने एक्स लेट के करके किया है, इसको एक्स लेट करने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो देखो, कोई चीज़ 100 रुपये की है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 100 है। मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितने रुपए है? 100। और 20% हमने कम पे दिखाया हुआ है। 20% गलती से या जानबूझ के हमने उसको कम पे दिखा दिया। ये हमारी रॉन्ग वैल्यू है। ठीक है जी। 80 रुपये बेटा मेरी रॉन्ग वैल्यू है और करेक्ट वैल्यू कितनी थी? 100। अब यहाँ ये देखो, आपको क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 पे क्या दिया हुआ है? ये बेटा रॉन्ग वैल्यू दी हुई है। अब ये देखो, ये जो 2,40,000 पे रॉन्ग वैल्यू जो है, ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करती है? ये 80% को रिप्रेजेंट करती है। हाँ जी बेटा, रॉन्ग वैल्यू जो है 2,40,000, वो कितनी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है? 80% को। इसको डिवाइडेड बाय 80, और हमें इसको कितने पे लेके आना है? करेक्ट वैल्यू पे लेके आना है। करेक्ट वैल्यू का मतलब 100% पे लेके आना है। कोई चीज़ बुक्स में हमने 80% पे दिखाई हुई है और मैं चाहता हूँ उसको 100% पे लाना, तो मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इससे भी बेटा 3,00,000 रुपीज़ करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने एक्सलेट करके करना है। कुछ स्टूडेंट्स को बेटा एक्सलेट करने में कंफर्टेबल लगता है और कुछ स्टूडेंट को इस तरीके से कंफर्टेबल लगता है। आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट बेटा यही होगा। जो भी दोनों का डिफरेंस आएगा, 3,00,000 और 2,40,000 का 60,000 पे, ये बेटा ऐड करना ही करना। ठीक है, तो होप सो बेटा क्लियर होगा। चलिए, इसी तरीके से बेटा अगर इसका उल्टा होता, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बजाय अगर ओवर वैल्यूएशन होता, ओवर वैल्यूएशन के केस में यहाँ पे बेटा माइनस हो जाएगा। आप सोच के देख लो, क्लोजिंग स्टॉक जितना दिखाना चाहिए था उससे आपने गलती से फालतू दिखा दिया। जानबूझ के या गलती से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक फालतू दिखाया है तो उससे क्या हुआ होगा? क्लोजिंग स्टॉक फालतू दिखाने से बेटा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उसको हमने ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए बेटा जो डिफरेंस है उसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक सम बेटा और लेते हैं। देखिए, अब बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक बेटा कौन सी साइड में दिखाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए डेबिट साइड में। देखिए अब क्या कहता है, लेट ओपनिंग स्टॉक डेबिटेड इन पी एंड एल। हाँ जी बेटा, देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है रॉन्ग वैल्यू। रॉन्ग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक दे रखी है ₹3 लाख। और ये कह रखा है कि ओपनिंग स्टॉक जो है बुक्स के अंदर 20% ज़्यादा रेट पे दिखाया हुआ है। जितना एक्चुअल में दिखाना चाहिए था उससे 20% फालतू पे दिखाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ,
100 से बेटा करता हूँ इस बार। लेट करेक्ट वैल्यू, हाँ जी बेटा, आप ओपनिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू लेट कर लो ₹100 या 100% भी लिख सकते हैं। करेक्ट वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ₹100। हाँ जी बेटा, और गलती से हमारे से मिस्टेक क्या हुई है, हमने 20% ज़्यादा पे दिखा दिया, यानी कि जो चीज़ ₹100 पे दिखानी चाहिए थी वो बेटा कितने पे दिखा दी, 120 पे। अब 120 क्या है, 120 बेटा है रॉन्ग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है रॉन्ग वैल्यू 3 लाख रुपए, ये बेटा कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 लाख रिप्रेजेंट ₹120 या 120% कह सकते हो, और 120%, और हमें इसको किस पे लेकर आना है, हमें इसको 100% पे लेके आना है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू तो 100 है। तो इसको बेटा करेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 120% और इनटू 100%, या बेटा एक्स लेट करके भी कर सकते हैं, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है तो वो उससे कर लीजिएगा। तो ये बेटा आ जाएगा 2.5 लाख, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा, 2,50,000 पे आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, करेक्ट वैल्यू तो बेटा 2.5 लाख, लो मैं कंपैरिजन करता हूँ, करेक्ट वैल्यू 2.5 लाख और रॉन्ग वैल्यू बेटा 3 लाख है, किस चीज़ की, ओपनिंग स्टॉक की। तो कितने का डिफरेंस हो गया, इन दोनों में बेटा डिफरेंस है 50,000। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, हाँ जी बेटा, ये अमाउंट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, ओवर वैल्यूड अमाउंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये अमाउंट तो मैंने निकाल लिया, भाई कितने रुपए की मिस्टेक है, 50,000 रुपये की मिस्टेक है, नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट को सही करना है। नेट प्रॉफिट बेटा हमारा 6 लाख है। अब इसमें इस 6 लाख के अंदर या तो ये वाली आइटम ऐड होगी या लेस होगी। अब वो कैसे चेक करते हैं, ऐड लेस कैसे देखना है, तो उसके लिए बेटा आप सिंपल सी बात देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड में कोई भी आइटम अगर हमें जितनी दिखानी चाहिए उससे ज़्यादा दिखाएंगे, 50,000 रुपये से बेटा ज़्यादा दिखाया मैंने ओपनिंग स्टॉक, तो 50,000 पे ज़्यादा दिखाने से नेट प्रॉफिट पे या ग्रोस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट 50,000 से बेटा कम आएगा। ओपनिंग स्टॉक यदि आप ज़्यादा दिखाओगे, यानी कि डेबिट साइड को आप ज़्यादा दिखाओगे, तो डेबिट साइड को ज़्यादा दिखाने से ग्रोस प्रॉफिट बेटा कम आएगा। ग्रोस प्रॉफिट अगर 50,000 से कम आएगा तो नेट प्रॉफिट भी 50,000 से कम आएगा, जो कि गलत हुआ है, ये मिस्टेक हुई है, हमने उस मिस्टेक को ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए बेटा क्या करेंगे बताओ, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी बेटा, 50,000 बेटा ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है हमारा 50,000 से बेटा कम आया होगा ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने से, तो उस मिस्टेक को हमने रेक्टिफाई करना है। तो ये बेटा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, इसको बेटा बोल देंगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट या करेक्टेड भी कह सकते हैं। तो इस सम को भी बेटा आप एक्स लेट करके कर सकते हैं। ठीक है, एक्स लेट करके करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, देखिए एक्स करेक्ट वैल्यू और एक्स का 20%, एक्स बाय 5 आपने फालतू दिखाया है इसलिए प्लस लगाया है, ओवर वैल्यूएशन, और इक्वल टू बेटा क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू रॉन्ग वैल्यू। रॉन्ग वैल्यू कितनी है, 3 लाख। इससे भी आप करेंगे कैलकुलेट तो वही अमाउंट आएगा 2,50,000। ठीक है, तो जैसे भी बेटा आपको कंफर्टेबल लगे उससे आपने कैलकुलेशन कर देनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहली बात तो बेटा आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता होना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक करवाया था। डेप्रिसिएशन बेटा कौन से सेक्शन 32 में आता है,
और डेप्रीशिएशन होता क्या है? डेप्रीशिएशन बिजनेस का एक एक्सपेंस है जो बिजनेस की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए हम लेस करते हैं। अब कई बार क्या होता है, प्रॉफिट्स की कमी की वजह से हम डेप्रीशिएशन को पूरा लेस नहीं कर पाते। मान लीजिए मेरे बिजनेस की इनकम तो बेटा 2 लाख रुपए है और डेप्रीशिएशन जो मेरी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनका डेप्रीशिएशन बनता है 2.5 लाख। 2 लाख रुपए बेटा मेरी बिजनेस इनकम है और करंट जो मेरा डेप्रीशिएशन बनता है वो 2.5 लाख बनता है। तो 50,000 बेटा डेप्रीशिएशन अभी भी क्या रह गया? अनएब्जॉर्ब, इसे बोलेंगे अनएब्जॉर्ब। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इस 50,000 डेप्रीशिएशन की किसी दूसरे हेड से पूरा हो जाए। किसी दूसरे हेड का मतलब, अगर बिजनेस इनकम से पूरा नहीं हो पा रहा तो पहले बेटा हम ट्राई करते हैं कि शायद किसी दूसरे बिजनेस की इनकम से हो जाए। मान लेते हैं एसएससी का कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं, फिर हम ट्राई करेंगे किसी दूसरे हेड से हो जाए, कैपिटल गेन हेड से हो जाए, अदर सोर्सेज हेड से हो जाए। बट मान लीजिए उसमें भी कोई इनकम नहीं है, मीन्स ये 50,000 रुपये बेटा क्या रह गया? ये अनएब्जॉर्ब रह गया। इसे बोल दें, इसे नाम दे दिया जाएगा अनएब्जॉर्ब। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का रूल क्या होता है? हाँ जी बेटा, लास्ट सेमेस्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, वहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। तो रूल क्या होता है इसका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का? हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। इसको बेटा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और कितने सालों तक? अनलिमिटेड ईयर्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जब तक बेटा वो सेट ऑफ नहीं हो जाता इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो उसको सेट ऑफ किया जाएगा, कौन से हेड से किया जाएगा? फ्रॉम एनी हेड, किसी भी हेड से उसको पूरा कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे कितने सालों तक? अनलिमिटेड ईयर्स तक। और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद उसको बेटा कहाँ से पूरा करेंगे? सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड। एनी हेड का मतलब, अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो कैपिटल गेन हेड से भी कर सकते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से भी कर सकते हैं, और बेटा अदर सोर्सेज हेड या हाउस प्रॉपर्टी हेड, किसी भी हेड से इसको आप पूरा कर सकते हैं। बताइए। तो चलिए, फॉर्म की इनकम निकालते हुए इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को बेटा आपने बुक प्रॉफिट ऑफ फॉर्म, फॉर्म का बुक प्रॉफिट निकालते हुए आपने क्या करना है? लेस करना है। कहने का मतलब, अगर उसका मैं फॉर्मेट बना के बेटा आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बेटा आप क्या करते हैं? इसमें ऐड डिसअलाउड आइटम्स। डिसअलाउड आइटम कह लीजिए या इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल आइटम्स भी कह सकते हैं। जैसे आपको बताए थे प्रोविजन, बैड डेट्स रिजर्व, पर्सनल एक्सपेंसेस, वो सब लिस्ट बताई थी। डिसअलाउड आइटम ऐड करते हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, ये भी बेटा हमने ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड करते हैं? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन चाहे वो वर्किंग पार्टनर का हो चाहे स्लीपिंग का हो। उसके बाद बेटा आपको बताया था मैंने, लेस क्या करना है? लेस अलाउड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेस करने की अनुमति देता है परंतु फॉर्म ने लेस नहीं किए हुए। और बेटा क्या लेस करेंगे? इनकम्स बिलोंगिंग टू अदर हेड, ऐसी इनकम जो पी एंड एल में क्रेडिट की हुई हैं बट जिनका संबंध बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से ना होकर किसी दूसरे हेड से है। इनकम्स रिलेटिंग टू अदर हेड्स। तो ये सब कुछ बेटा करने के बाद आप क्या करोगे? लेस, यहाँ पे बेटा लेस कर देना अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो पिछले सालों का। ब्रॉड फॉरवर्ड बेटा, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड
है जी। फिर बेटा बुक प्रॉफिट आएगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ बुक प्रॉफिट लिखेंगे आप। लो जी, ये ट्रीटमेंट होगा, यानी कि बुक प्रॉफिट निकालने से पहले अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आपको लेस करना हो। और फिर बेटा हम जैसे आगे चलते हैं, लेस एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट विच एवरेज लेस, वो आगे वैसे ही चलेगा। यानी कि अब ये नई चीज़ आ गई फॉर्मेट में। अभी तक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी क्वेश्चन में नहीं आया, तो अब बेटा मैं एक ऐसा सम लूँगा जिसमें तीनों चीज़ें होंगी। आज मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, एक ऐसा सम लेते हैं जिसमें तीनों के तीनों पॉइंट हों। मीन्स अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला पॉइंट भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट भी हो, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो चलिए एक सम बेटा लेते हैं। लो बेटा, बहुत ही बढ़िया सम है, मैंने आपके लिए कहीं दूसरी जगह से ढूंढ के निकाला है, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। लो बेटा देखिए, पढ़ो बेटा इस सम को। हाँ जी बेटा, क्या कहता है, ईना मीना डी का बेटा 3 पार्टनर हैं, सेक्शन 184 की कंडीशंस को फुलफिल करती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, और पी एंड एल अकाउंट बेटा आपको गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेटा पढ़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो है 20% ज़्यादा दिखाया हुआ है। देखिए ओपनिंग स्टॉक 20% ज़्यादा ओवर वैल्यू। 1,00,000 रुपये बेटा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कौन से ईयर का, 13-14 का। ये बेटा अभी 31/3/20 मान लेना, आपका प्रीवियस ईयर है ना 1920। चलो चेंज कर दिया बेटा ईयर। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी कमीशन आर एज पर डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो एज पर डीड। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें फर्म की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है और पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं, टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म। हाँ जी बेटा, मैं हेडिंग बना लेता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। किसकी टैक्सेबल इनकम बेटा, फर्म की। चलिए, तो फर्म की टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हम बेटा कहाँ से शुरुआत करते हैं, नेट प्रॉफिट से। फिर से बेटा वही बात रिपीट कर रहा हूँ, आपने सम सोल्व करते हुए अपने आप को क्या मान लेना है, असेसिंग ऑफिसर। लो जी, मैंने तो बेटा मान लिया कि मैं असेसिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। लो बेटा 5,87,250। अब बेटा मैं क्या करूँगा इसमें, ऐड। आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ऐड क्या क्या करेंगे देखते हैं, डेबिट साइड को चेक करते हैं। एज एन असेसिंग ऑफिसर या एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर, डेबिट साइड में देखो बेटा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाएगा, और बुक में क्लियर लिखा हुआ है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 20% ज़्यादा अमाउंट पे दिखाया हुआ। तो आप बेटा क्या करेंगे, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए, लो बेटा मैं साथ साथ वर्किंग नोट भी बनाता हूँ आपके लिए। लो जी बेटा, मेरे लिए यहाँ स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं वर्किंग। ओपनिंग स्टॉक बेटा पहले ये देखना कितने रुपए फालतू दिखाया हुआ है, ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है। ओवर वैल्यूड का मतलब 100 वाली चीज़ 120 पे दिखाई हुई है। 100 रुपये बेटा अगर किसी की करेक्ट वैल्यू है और मैंने बुक्स में 20% ज़्यादा मतलब 120 पे दिया, यानी कि यहाँ जो 3,00,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 120 को। तो मैं करेक्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा, 3,00,000। 3,00,000 बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 को, और मुझे वो चीज़ कितने पे लेके आनी है, 100। ठीक है जी। अगर बेटा अंडर वैल्यूड हो तो नीचे 80 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अंडर वैल्यूड हो तो 100 माइनस 20 कर दो, और ओवर वैल्यूड हो तो ओवर वैल्यूड का मतलब 100 वाली चीज़ 120 पे दिखाई हुई है। तो इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। तो ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ रहा है, सॉरी करेक्ट वैल्यू आ रही है 2.5 लाख। क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक की करेक्ट वैल्यू, ये बेटा हमारी करेक्ट वैल्यू आ गई। अब डिफरेंस निकाल लो। ओपनिंग स्टॉक बेटा 3,00,000 रुपये आपने डेबिट साइड में दिखाया हुआ है,
और जबकि दिखाना कितना चाहिए था 2.5 लाख। कितने रुपए फालतू दिखाए हुए हैं? 50,000 रुपये बेटा फालतू दिखाए हुए हैं। 50,000 रुपये डेबिट साइड में ज़्यादा दिखाने से फर्म का नेट प्रॉफिट 50,000 रुपये से क्या आया होगा? कम आया होगा। 50,000 रुपये बेटा ज़्यादा खर्चा दिखाओगे डेबिट साइड में तो नेट प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा? 50,000 रुपये से बेटा नेट प्रॉफिट कम आया होगा, तो उसे ठीक करना है। लो बेटा मैंने ठीक कर दिया। कैसे ठीक करेंगे? ऐड कर देते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लो बेटा 50,000 रुपये मैंने दिखा दिया। अब आ जाओ परचेज बेटा 12-25 है। परचेज बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, अलाउड है, और वैसे भी कुछ भी नहीं कह रखा नीचे। सैलरी एंड वेजेस बेटा अलाउड है। कुछ भी ना लिखा हो तो हम सैलरी एंड वेजेस किसकी मानेंगे? स्टाफ की, ना कि पार्टनर की। तो ये सैलरी एंड वेजेस किसकी है? स्टाफ की है, अलाउड है। चलो जी, डेप्रीशिएशन बेटा 2 लाख है। ये करंट ईयर का डेप्रीशिएशन दे रखा है 2 लाख। ठीक है, ये लेस किया हुआ है, अच्छी बात है, लेस होना भी चाहिए, अलाउड है। नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। चलिए, जनरल एक्सपेंसेस के बारे में भी बेटा नीचे कुछ नहीं कह रखा, अलाउड है। चलिए, उसके बाद आइए सैलरी टू पार्टनर। हाँ जी बेटा, सैलरी किस में आता है? रेम्यूनरेशन में। और ये पार्टनर का रेम्यूनरेशन है, चाहे वर्किंग हो चाहे स्लीपिंग हो, एक बार बेटा ऐड करना पड़ेगा। लो जी, मैंने यहाँ लिख दिया रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रेम्यूनरेशन में बेटा क्या क्या लेंगे? एक तो सैलरी दे रखी है, देखो, एक नीचे कमीशन भी दिया हुआ है। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ सैलरी। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सैलरी, और फिर बेटा कमीशन। बोनस है नहीं इसमें। सैलरी का बेटा मैं टोटली लिख रहा हूँ। अलग अलग दिखाना चाहो आप तीनों पार्टनर का अलग अलग दिखा सकते हैं। 432। और कमीशन बेटा कितना है? 75। बताइए, यहाँ तक करेक्ट है? चलिए, उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा तीनों पार्टनर का दिया हुआ आपको, और किस रेट से है? 15%। और मैंने आपको बताया हुआ है अलाउड कितने परसेंट है? 12। तो 3% डिसअलाउड हो जाएगा। लो बेटा, तीनों का मैं निकाल रहा हूँ, ईना, मीना और डी का। तो पहले ईना की बात करते हैं। ईना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 15,750। किस रेट से बेटा? 15। नीचे लिखेंगे 15। ये 15% रेट का रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें चाहिए जो 12% से फालतू है, यानी कि 3%। तो 1/5 हो गया। तो 5 से बेटा डिवाइड करेंगे, 3150 रुपये आ जाएगा। ऐसे ही बेटा मीना का निकाल लो, 13,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, बेटा 1/5 बन जाएगा सीधा, 1/5। तो ये बेटा हो गया 2700। और लास्ट बेटा बनेगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 3% डिवाइडेड बाय 15, 1/5, 1,800 रुपये बेटा ये बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेट बेटा अलग अलग भी हो सकते हैं, तो यहाँ तो बाई चांस तीनों पार्टनर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, अलग अलग हो तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, ये जो परसेंटेज, ये 15 माइनस 12, या जितनी गिवन रेट है उसमें से 12 माइनस कर। चलिए, ये हो गया। ये तो बेटा ऐड करने वाली आइटम हो गई। अब आते हैं लेस किस किस को करना है। लेस में बेटा देखो, क्रेडिट साइड में सेल, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि करेक्ट वैल्यूएशन की हुई है, ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ जी बेटा, ये देखो, ये न्यू पॉइंट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या माना जाता है? बिजनेस इनकम। एज पर इनकम टैक्स रूल उसे बिजनेस इनकम माना जाएगा, और फॉर्म ने उसको शो किया हुआ है, तो ये करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये बेटा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये अदर सोर्सेज हेड की इनकम है। तो लेस क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बिकॉज इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। एक तो बेटा ये माइनस हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर्म ने कोई प्लॉट बेचा है, उससे फॉर्म को कैपिटल गेन हुआ 4.5 लाख, ये भी बेटा माइनस कर दीजिए। लो बेटा, इसको ऐड लेस करो। और एक चीज़ और लेस होगी बुक प्रॉफिट निकालने से पहले, वो दिया हुआ है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसे भी बेटा माइनस करेंगे हम। ठीक है, ये न्यू पॉइंट है।
आज के तीनों पॉइंट बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हैं, जो 3 न्यू पॉइंट करवाए हैं। 1 लाख। बताइए। अब बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं ये फाइनल फिगर हमारी कितनी आएगी। बेटा ये आ गया बेटा हमारा 5,94,400। ये बेटा हमारा क्या है, बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट में से बेटा क्या माइनस करेंगे, लेस एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट। एक्चुअल रेम्यूनरेशन बेटा कितना होगा बताइए। एक्चुअल रेम्यूनरेशन हमने वर्किंग पार्टनर का लेना है, और इस क्वेश्चन में इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वर्किंग पार्टनर कौन कौन है, तो बेटा आप सभी को वर्किंग मानेंगे। तो रेम्यूनरेशन बेटा मैंने ले लिया 4,32,000 और प्लस 75,000, 4,32,000 प्लस 75। ये बेटा एक्चुअल रेम्यूनरेशन है 5,07,000। हाँ जी बेटा, ये तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन। और स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा कैसे निकालेंगे, स्टैट्यूटरी लिमिट निकलेगी बुक प्रॉफिट में। बुक प्रॉफिट बेटा हमारा आया 5,94,400। तो बुक प्रॉफिट में बेटा निकाल लीजिए पहले 3 लाख। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ सेकंड। एक वर्किंग नोट तो बेटा हमारा ये हो गया था। अब सेकंड वर्किंग नोट, इसमें स्टैट्यूटरी लिमिट निकालेंगे। स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा पहले 3 लाख का 90% 270, और बैलेंस बेटा कितना बचेगा, 5,94,400 में से 3 लाख गया, तो बाकी बेटा बनेगा 2,94,400। इसके ऊपर बेटा 60, पहले 3 लाख का कितने परसेंट होता है, 90। तो 2,94,400 का बेटा 60% हो जाएगा हमारा 1,76,640। इन दोनों का बेटा टोटल कर लेते हैं, 1,76,640 प्लस 270। आप भी बेटा कैलकुलेशन चैट बॉक्स में लिखिए साथ साथ। तो ये बेटा आ जाएगा 4,46,640। स्टैट्यूटरी लिमिट बेटा आएगी 4,46,640। लो बेटा, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट विच एवरेज लेस, इन दोनों में बेटा विच एवरेज लेस कौन सा अमाउंट है, 4,46,640। इसे हम माइनस कर देते हैं। लो बेटा, ये फर्म की बिजनेस इनकम आ गई। ये बेटा फर्म की कौन सी इनकम आ गई है, बिजनेस इनकम। देखते हैं कितनी आ रही है। 4,46,640 माइनस 5,94,400। तो ये बेटा हमारी आ रही है 1,47,760। ये फर्म की बिजनेस इनकम आ गई। अब बेटा बाकी हेड देखते हैं। अब निकालते हैं टैक्सेबल इनकम। हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी थी, अभी तो सिर्फ एक ही हेड बना है। बिजनेस इनकम बेटा आई है 1,47,760। इसमें बेटा क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, अदर सोर्सेज हेड। अदर सोर्सेज हेड में बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 7,500, ये बेटा इनकम आ जाएगी। और एक कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 3 हेड बेटा बनेंगे, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम नहीं है। लो बेटा 4.5 लाख रुपए ये ऐड करें। और डिडक्शन बेटा कोई है नहीं, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, जीटीआई आ जाएगी। हाँ जी बेटा, 1,47,760 प्लस 7,500 और प्लस बेटा 4.5 लाख। ये बेटा बन गया 6,05,260। 6,05,260 ये बेटा फॉर्म की जीटीआई आ गई। और इसी को बेटा टोटल इनकम का नाम दे देंगे, क्योंकि डिडक्शन बेटा कोई भी नहीं है। इसके ऊपर बेटा टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। टैक्स कैलकुलेट करना बेटा आपको आता है, कैसे करोगे। इस 6,05,260 में से बेटा पहले आप किसको अलग करोगे, पहले अलग करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़कर बाकी बची हुई इनकम पे 30%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा 20%। वो ऐड टैक्स लगा के, और फिर बेटा आपने क्या करना है, सेस ऐड कर देना है 4%। ठीक है जी। तो टैक्स लायबिलिटी बेटा आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आपको आता है अच्छे से कैलकुलेट करना, और प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ।
बस ये ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स का रेट लगेगा वो बेटा 20%, ठीक है जी। और अदर इनकम पे बेटा 30, ठीक है बेटा। अब हमने निकालना है टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। अब बेटा पार्टनर की टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, देखिए पार्टनर की टैक्सेबल इनकम निकालते हुए बेटा ये याद रखना थोड़ा सा, एक तो ये फिगर्स जो हमने डिसअलाउड की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक बेटा ये ध्यान रखना है जितना रेम्यूनरेशन अलाउड किया था 4,46,640। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ जी, तो अब बात करते हैं टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। इसे बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब लिखते हैं यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ एक मिनट बेटा, मैं वो भूल गया, मैं 4,46,640। लो जी, पहले मैं यही फिगर लिख लूँ, 4,46,640 जो अलाउड रेम्यूनरेशन है, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स। हाँ जी, तो अब पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम निकालनी है जिस पर एज एन इंडिविजुअल उन्हें टैक्स पे करना है। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे आप, पार्टिकुलर ईना मीना डी का, यहाँ बेटा लिख लीजिए ईना, यहाँ मीना और डी का, और यहाँ बेटा पार्टी। लो जी, सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे बताओ। हाँ जी बेटा, सबसे पहले फर्म की पार्टनर की बिजनेस इनकम निकालनी है हमें। तो पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा मैंने बताया था एग्जाम्प्ट होता है, एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट और एग्जाम्प्ट। सेकंड नंबर पे बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 3% तो डिसअलाउड हो गया था, तो यहाँ कितने परसेंट लेंगे, 12%, ठीक है। तो कैसे, 15,750 है जैसे, इसका बेटा 1/5, 3/15 तो हमने डिसअलाउ कर दिया था, यानी कि 1/5 बेटा कितना बना था, 15,750 में से 1/5 बना था 3,150। इसको बेटा डिस तो अलाउड कितना हो गया, 12,600 बेटा यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही मीना का 13,500 था, 13,500 में से बेटा 1/5 ₹2700 बेटा हमने डिसअलाउड कर दिए थे। तो अलाउड कितने हो जाएंगे, ये वर्किंग नोट में बेटा निकाल दीजिएगा आप, 10,800, यहाँ बेटा 10,800 आ जाएगा। और ऐसे ही डीका का बेटा 9,000 था, और 9,000 में से हमने 1/5 ₹1,800 बेटा डिसअलाउड कर दिए थे, यानी कि 1,800 पे फार्म टैक्स दे रही है। तो बाकी बचे हुए अमाउंट पे कौन देगा, पार्टनर, ₹7,200 बेटा ये बनेगा। लो जी, इसके अलावा फिर आ जाओ रेम्यूनरेशन। हाँ जी, रेम्यूनरेशन का ध्यान रखना है आपने। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर बेटा कैसे दिखाना है, अब ये देखो रेम्यूनरेशन अलाउड कितना हुआ है, अलाउड रेम्यूनरेशन हमें दिखाना है। इसको अब तीनों पार्टनर में बेटा बांटना पड़ेगा, ईना मीना और डीका में। इस क्वेश्चन में जो अलाउड रेम्यूनरेशन है वो स्टैट्यूटरी लिमिट आया था। अलाउड रेम्यूनरेशन बेटा किसके इक्वल आया था, स्टैट्यूटरी लिमिट। यहाँ पे ए आर का मतलब एक्चुअल रेम्यूनरेशन नहीं है, अलाउड रेम्यूनरेशन जो अलाउ किया गया अंडर सेक्शन 40B। तो मैंने आपको बताया था यदि अलाउड रेम्यूनरेशन स्टैट्यूटरी लिमिट आ जाता है तो तीनों पार्टनर में किस रेशियो में बटेगा, इन द रेशियो ऑफ देयर एक्चुअल रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं अलाउड पूरा ही लिख देता हूँ, कहीं आप उसके साथ कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्चुअल रेम्यूनरेशन के लिए भी मैंने ए आर लिख दिया था। चलो अलाउड रेम्यूनरेशन है ये, ठीक है जी। अब इसको ईना मीना डीका में बांटना है। ईना मीना डीका का एक्चुअल रेम्यूनरेशन पहले देख लो। ईना ईना का तो बेटा ये रहा देखो, 1,62 प्लस 75,000। हाँ जी बेटा, 1,62,000 प्लस 75,000, ये तो बेटा ईना का बनेगा। और मीना का
मीना का बेटा 1,44,000 और डीका का बेटा 1,26। लो जी, इन तीनों का बेटा रेशो बनाना पड़ेगा। 1,62 और 75 हो गया जी 2,37। 2,37,000, 1,44,000 और 1,26। तो बेटा 30 से 30 तो कैंसिल, तो 237, 144 और 126। ये बेटा देखो कहीं कैंसिल हो रहे हैं ये। हाँ जी बेटा कैंसिल, अगर चेक कर लीजिएगा, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, रेशियो में बांटना बेटा आपको अच्छे से आता है। तो इस अमाउंट को 4,46,640 को बेटा तीनों में डिवाइड कर लेना इस रेशियो में। तो जो भी डिवाइड करके आएगा, मैं बेटा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको करनी है, ये डिवाइड करके जो भी वट एवर जो भी अमाउंट आएगा वो बेटा दिखा देना। ये तीनों पार्टनर की बिजनेस इनकम आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, रेम्यूनरेशन भी आ गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और देखो बेटा, सैलरी हेड की इनकम, सैलरी हेड की इनकम तीनों की ही नहीं है, नील। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम नील, कैपिटल गेन हेड की इनकम बेटा नील, और अदर सोर्सेज हेड उसकी इनकम भी बेटा नील। तो कहने का मतलब तीनों पार्टनर की ये बेटा क्या आ जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी, या टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल कर लीजिएगा। और टोटल इनकम कैसे बेटा निकालेंगे, ग्रोस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करनी होती है, और डिडक्शन कोई है ही नहीं। 80C to 80U की बेटा कोई डिडक्शन नहीं है, तो यही हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, जो ग्रोस टोटल इनकम आएगी। और टैक्स के रेट लगाते हुए बेटा थोड़ा सा केयरफुल रहना। टैक्स के रेट जो है आपको फॉर्म वाले नहीं लगाने, इंडिविजुअल वाले लगाने हैं। और इंडिविजुअल के टैक्स के रेट अप्लाई करते समय पार्टनर की बेटा एज और रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों चेक कर लेना पहले, कि पार्टनर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और फिर उनकी एज भी देखनी है, एज 80 से अबव है या 60 और 80 के बीच में, या बिलो 60 है, तो उस रेट से उस इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा टैक्स के रेट अप्लाई करने हैं। और रिबेट भी अप्लाई करनी है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो मेरे सामने जो फिगर्स दिखाई दे रही है, इन तीनों का टैक्स नील बनेगा बेटा, क्योंकि इनकी इनकम ही क्या है, एग्जम्पशन लिमिट से। हाँ जी बेटा, एग्जम्पशन लिमिट से इन तीनों की इनकम कम बनेगी इस रेशियो में, इसको बांटने के बाद भी अलाउड रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो तीनों का टैक्स नील आएगा। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। होप सो बेटा तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।